शक चूंकि जीत गया है, इसलिए गुप्त वंश किसके अधीन आ जाएगा? शक को के अधीन आ जाएगा। अशक ने इसके ऊपर एक बोल सकते हैं वो रख दिया, शर्त रख दिया कि तुम जो है अपना बीवी को, मतलब कि अपना पत्नी को शकों को देना हो। तो ठीक है, दो जो है गुप्त वंश में, अगर पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, तो अधिकतर कोई को सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय याद रहेगा। टाइम पे हो गया उज्जैन राजधानी हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, और अब स्कंदगुप्त के टाइम में एक और राजधानी होगा अयोध्या। फिर से क्या जरूरत पड़ी अयोध्या राजधानी का? तो कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक है, और भानुगुप्त और प्रगुप्त, अच्छा ये सब के बारे में लिखे हुए है ना। तो बहुत सारे रूलर इस सब के बीच में हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो हम लोग जो पिछला क्लास में जहाँ तक एंड किए थे, आज वहां से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में गुप्त साम्राज्य हम लोग समुद्रगुप्त तक पढ़ रहे थे, ठीक है, और आज हम लोग 3 रूलर मतलब कि गुप्त साम्राज्य आज को हम लोग खत्म करने वाले। जैसा कि हम बताए थे कि 3-4 वीडियो आएगा, तो बहुत दिन से वीडियो आया नहीं है। आज को वीडियो रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर, कुमारगुप्त के ऊपर और स्कंदगुप्त के ऊपर। ये छोटा मोटा तो इधर तो ज्यादा कुछ खास है नहीं सब में। तो आज हम लोग इतना कुछ हम लोग करने वाला है। यहाँ पे आप लोग को वीडियो में थोड़ा सा लाइटनिंग दिख रहा होगा इस दोनों जगह पे, तो उसको एडजस्ट कर लेना है। हम बोल ही देंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग इससे पहले गुप्त वंश का सब कुछ बात कर चुके थे, किस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम आया, स्कंदगुप्त सॉरी समुद्रगुप्त, सबके बारे में हम लोग बात कर लिए थे कि कैसा कैसा लड़ाकू समुद्रगुप्त, नेपोलियन कैसे हुए कैसे लड़ाकू प्रवृत्ति के वो माने गए। द्वितीय अशोक मतलब कि अशोक के उल्टा करने वाला काम, तो वो सब बारे हम लोग कर चुके हैं। जो भी वो क्लास नहीं देखे पहले का, जो भी वीडियो नहीं देखे, सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग चल रहे हैं एंशिएंट इंडियन पे, सिस्टमेटिक ढंग पे आप लोग एक एक वीडियो करते देखते रहिए, ठीक है। आज का शायद ये होने वाला 20वां क्लास होने वाला एंशिएंट इंडिया का, और हम लोग जल्द ही मिडावल में पहुंचने वाले हैं। और हम लोग का 5-6 क्लास या 7-8 क्लास में मुश्किल से मुश्किल हम लोग मिडावल इंडिया में पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम लोग बस बिहार के संदर्भ से पढ़ रहे हैं, आप लोग को बार बार बता रहे हैं, बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसी में ये सब आ रहा है, उसके अंडर ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, ये हम लोग बिहार के संदर्भ से पढ़ रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख सकते हैं बीपीएससी प्लस बीए पार्ट 1 का ये हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा। सिलेबस हम लोग जिक्र कर चुके हैं बहुत बार। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए सबसे पहला आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद आएगा कुमारगुप्त, उसके बाद आएगा स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का 376 से 415 टाइम पीरियड, और उसके बाद इधर वाला हम लोग बाद में करेंगे। 376 से 415 के बीच का एरा क्या हुआ? तो ये एरा था चंद्रगुप्त द्वितीय का। बहुत महानतम शासक, वीर महानतम एकदम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, सबको पढ़ा ही होगा, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण किया हुआ था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की माता देखिए दत्ता देवी, और वो फर्स्ट वाइफ है कुबेरनगा। इसकी फर्स्ट वाइफ कुबेरनगा, इनसे एक पुत्री का मिलता है जिसको प्रभावती जो है, और दूसरा ये ध्रुव सावनी से गोविंद गुप्त, ध्रुव सावनी से गोविंद गुप्त, जो कि आगे चल के रूलर भी बनते हैं। और पहला पत्नी कुबेरनगा से प्रभावती का जन्म होता है। प्रभावती लड़की जो कि आगे चल के वकाटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रदामन रुद्रदामन द्वितीय के साथ इनका विवाह होगा, और फिर वकाटक का भी साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन हो जाएगा। वो कैसे होगा हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय का माता समझिए दत्ता देवी। अच्छा इससे पहले का और कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है, इससे पहले का और कहानी थोड़ा जान लेते हैं अपन लोग। इसका एक भाई था जिसका नाम था रामगुप्त, ठीक है, इसका एक भाई था जिसका नाम था रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले वही गद्दी पर बैठा था, ठीक है, वही गद्दी पर आसीन था। लेकिन इसके टाइम में, रामगुप्त के टाइम में हो जाता है शकों का इन्वेजन, शकों का इन्वेड हो जाता है, शक आ जाते हैं गुप्त साम्राज्य को दबाने के लिए। और वैसा ही होता है, शक जब आते हैं तो रामगुप्त पराजित हो जाता है। बहुत ताकतवर शक, शक के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। शक, इंडो ग्रीक, पार्थियन, पल्लव और कुषाण मतलब कनिष्क, कुषाण सबके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वो लोग विदेशी आक्रमणकारी कहाँ से आए, कैसे रहा, नहीं रहा, क्यों आए, क्या हुआ, सब कुछ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसलिए जो भी नहीं देखे पुराना से वीडियो देखते आइए, ठीक है। हम बहुत दिन बाद आज को आप लोग उम्मीद करते हैं रिवीजन, हम जो बोले थे रिवीजन करने के लिए, आप पूरा का पूरा जितना अभी तक क्लास हुआ है 20 क्लास 20 क्लास उम्मीद करते हैं रिवीजन करके ही आए होंगे, ठीक है। तो शक का आक्रमण हो रहा है भैया, रामगुप्त के टाइम में शक का आक्रमण हो रहा है। तो शक का आक्रमण हो रहा है तो शक इसमें हो गया है विजय, मतलब शक जीत जाता है, रामगुप्त हार जाता है। तो रामगुप्त जो हारता है, ये तो गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश का ये
अब तो इसका अधीन आ जाएगा शक, चूंकि जीत गया है इसलिए गुप्त वंश किसके अधीन आ जाएगा, शको के अधीन आ जाएगा। अशक ने इसके ऊपर एक बोल सकते हैं वो रख दिया, शर्त रख दिया कि तुम जो है अपना बीवी को, मतलब कि अपना पत्नी को शको को देना होगा। ठीक है, ऐसा उसके ऊपर रख दिया गया, वो क्या बोलते हैं, ट्रीटी एक तरह से। तो जबरदस्ती बोला गया कि तुम जो अपना पत्नी को मेरे पास लाओ। ये सुनकर चंद्रगुप्त द्वितीय गुस्सा हो गया, चूंकि इसकी भाभी है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो उसी समय पे चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं, रामगुप्त की हत्या कर देते हैं। मतलब कि अपने भाई का वो हत्या कर देते हैं, अपने भाई का हत्या, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो देख रहे थे कि रामगुप्त अच्छा रूलर नहीं है, अच्छा शासन नहीं कर रहे हैं, अच्छा से प्रजा को नहीं चला रहे हैं, अपना ऐश मौज में जी रहे हैं जिंदगी, बाकी बुरा में जाए। ठीक है, तो ऐसा सीन चल रहा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को रामगुप्त को मार देना ही ज्यादा बेटर लगा। तो चूंकि उसको जो है पूरा का पूरा साम्राज्य बताना था, गुप्त साम्राज्य को बचाना था, क्योंकि शक का इन्वेड हो चुका है, शक तो आप पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य की ओर फैल जाएंगे। तो इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त को मार देते हैं और खुद अपने आप को गद्दी पे धारण कर लेते हैं, गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। तो रामगुप्त की जो पत्नी है उनके साथ हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हो जाएगा। तो रामगुप्त का खेल खत्म हो गया, इसकी जो पत्नी है चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ विवाह कर लेगा। उसके बाद शक को इनके द्वारा हरा दिया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों पर विजय कर ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शक के विजय के उपलक्ष्य में बहुत सारा कुछ होता है। चांदी का सिक्का चलाया जाता है, चांदी का सिक्का चलाया जाता है पहली बार। ठीक है, उसके बाद बात करें तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जाती है। उसके बाद बात करेंगे तो सकारी की उपाधि धारण की जाती है। ठीक है, सकारी शक को हराने के बाद अब विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय समझ गया, सकारी को हरा दिया मतलब शक को हरा दिया, सकारी। इसके एक विश्लेषण आता है पार्ट 1 में, वो आता है बीए पार्ट 1 का हिस्सा। चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन करे कि चंद्रगुप्त द्वितीय कैसा बंदा था, कैसे शासन प्रशासन कैसे कैसे वो आगे बढ़ा के लेके गया। ठीक है, तो यही सीन चल रहा था। तो ऊपर का पूरा चंद्रगुप्त द्वितीय का पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वो कैसे गद्दी पर बैठा, क्या हुआ नहीं हुआ, सब आई होप कि समझ में आ गया होगा। सकारी शक को हराने के बाद, और फिर चांदी का पहला सिक्का शक को हराने के बाद सबसे पहला रूलर रहे हैं जो कि चांदी का सिक्का चलाया है। ठीक है, अब हम लोग इधर देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का मोटा मोटी, अब हम लोग थोड़ा मोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जो मेरा वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा सेकंड, तीसरा स्लाइड है। और तीनों स्लाइड में अपन लोग देंगे, पूरा गुप्त साम्राज्य खत्म कर देंगे। इसीलिए इत्मीनान से शुरू से लास्ट तक बने रहना, बिना स्किप के देखते रहना, और फीडबैक देके जरूर जाना है कि कैसा वीडियो लगा, कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसा आप लोग समझ में आ रहा है, कहीं भी कुछ दिक्कत आ रहा है या फिर कुछ सुधारने का जरूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए माता दत्ता देवी हम बता दिए, माता दत्ता देवी। अब पहला वाइफ है इसके कुबेर नगा से होती है प्रभावती का जन्म। अब प्रभावती आगे जाके रूल करती है वकाटक में। सेकंड वाइफ है ध्रुव शामनी, इससे होता है गोविंद गुप्त जन्म लेते हैं। और गोविंद गुप्त आगे जाके स्कंद गुप्त के नाम से, ये अति सॉरी कुमार गुप्त के नाम से ये जो है रूल करेंगे। ठीक है, आगे जाके उपाधि देखते हैं। उपाधि है देवराज और देवगुप्त की उपाधि। उपाधियों का दौर रहा है गुप्त वंश, हम आपको बार बार बताते हैं, उपाधियों का दौर रहा है देवराज और देवगुप्त। देवराज यहाँ सिर्फ इनको ही नहीं, बहुत कोई को देवराज इस एरा में बोला गया। स्कंद गुप्त को भी देवराज बोला गया। ये देखिए आज श्री मंजू मूल कल्प में ये जो स्कंद गुप्त है इनको देवराज बोला गया है। और यहाँ पे भी उपाधि देवराज का धारण है चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसीलिए उपाधि में कंफ्यूज नहीं करना है, कभी इसका उपाधि उधर भी चला जाएगा, उसका उपाधि उधर भी चला जाएगा। इसीलिए उपाधि में ध्यान देना, बहुत कुछ उपाधि से पूछा जाता है। जैसे यशो के बारे में देवनाम प्रियदर्शी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और विक्रमादित्य के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये इतिहास के महानतम विक्रमादित्य, ठीक है, आपको पता होगा इतिहास का महानतम विक्रमादित्य की एक उपाधि है जो कि इंगित करता है शौर्य पराक्रम साहस वीरता को इंगित करता है विक्रमादित्य। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे महानतम विक्रमादित्य हुए, जितना भी हम लोग के एरा में, जितना भी इंडियन हिस्ट्री में जितना भी विक्रमादित्य हुआ, टोटल टोटल 14 विक्रमादित्य, जहां तक हमको याद है शायद 14 विक्रमादित्य टोटल हुआ है। ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला टोटल, और दो वो तो आपको गुप्त वंश में ही मिल जाएगा। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब कि स्कंद गुप्त हो गया। दो दो जो है गुप्त वंश में ही, अगर पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, तो अधिकतर कोई को सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय याद रहेगा, लेकिन नहीं, स्कंद गुप्त भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला माना जाता है कि एक उज्जैन के आसपास का एक राजा रह चुके हैं जो कि सबसे पहला विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है, आगे चल के सबसे लास्ट रूलर हेमू को भी
विक्रमादित्य की उपाधि दिया जाता है, हेमू भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए, आपको पता होगा कि ये जो है गुप्त वंश का राजधानी स्टार्टिंग से पाटलिपुत्र रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से ही पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया था, जिसके कारण कि हम लोग ये तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। हम लोग बिहार स्पेशल का पढ़ रहे हैं बीपीएससी को नजर रखते हुए 2024। ठीक है, ये सब बात भूलना नहीं है, अपना माइंड में लेके चलना है कि अपन लोग पढ़ का रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा राजधानी, पहला राजधानी तो समझ में आ गया पाटलिपुत्र, दूसरा राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो बनाते हैं उज्जैन बनाते हैं। दूसरा राजधानी बनाने का सबसे मतलब कि जरूरी बात यह है कि दूसरा राजधानी आदमी क्यों बनाता है, दूसरा का जरूरत क्यों पड़ता है। इसका मतलब ये कि पहला जो है जरूरत पूरा नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसको दूसरा का जरूरत पड़ता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का थोड़ा बड़ा साम्राज्य हो गया, थोड़ा इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता दें कि ये जो है युद्ध नीति, ठीक है, युद्ध नीति और विवाह नीति दोनों नीति का पालन करके ये बहुत दूर दूर तक शासन किए हैं। बहुत लंबा शासन रहा है, मतलब बहुत दूर दूर तक, पूरा का पूरा बंगाल बंगाल पे इसका इनका अधिकार था, पूरा का पूरा बंगाल पे। और ये प्रभावती के बाद जो हो रहा है, प्रभावती वकाटक के राजा के साथ जो ये विवाह करती है, आगे चल के क्या होता है, इनकी हो जाती है मृत्यु, उनकी हो जाती है मृत्यु। एक सेकंड, तो रुद्र दामन नहीं होगा, या रुद्रसेन होगा। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, इनके साथ होता है प्रभावती का विवाह। आगे जाके क्या होता है कि रुद्रसेन द्वितीय की हो जाती है मौत। तो रुद्रसेन द्वितीय की हो गई मौत, तो प्रभावती का एक जो पुत्र रहता है उसको बैठा दिया जाता है गद्दी पर, तत्कालीन तौर पर गद्दी पर बैठा दिया जाता है कि तुम ही अब शासन करो। लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बीतता है, कालांतर में क्या होता है, कालांतर में होता है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वकाटक पे भी अपना कब्जा कर लेते हैं, और वो अल्टीमेटली वो भी गुप्त साम्राज्य का एक हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय का और थोड़ा ज्यादा एक्सटेंशन हुआ कि एक तो युद्ध तो कर ही रहा है, ऊपर से शादी विवाह कर ही रहा है, और ऊपर से जो बेटी को शादी करवाया उसका भी राज्य को ले लिया गया। इसका मतलब कि ये बहुत चतुर चतुर मतलब कि समझदार व्यक्ति रह चुके चंद्रगुप्त द्वितीय। और समझदार व्यक्ति तो होना जायज सी बात है, क्योंकि इनके दरबार में नवरत्न रहे। यहाँ पर नवरत्न का जिक्र नहीं किया, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में हम आपको नवरत्न के बारे में बताएंगे। बहुत सारा नवरत्न है, अच्छा ज्योतिषकार, अच्छा आपका जाके खगोल शास्त्री, अच्छा संस्कृत वेता, ठीक है, एकदम मतलब कि शंकु, मतलब कि अच्छा अच्छा विद्वान व्यक्ति को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में बैठाया हुआ था, जिसको कि नवरत्न कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, नवरत्न। तो जिसके दरबार में विद्वानों के गढ़ बैठेगा, जिसके दरबार में विद्वानों का गढ़ बैठेगा, या विद्वान के आसपास जो रहेगा, हम ये बहुत बार बता चुके हैं कि वो जाहिर से अलग बंदा, सबसे अलग रूलर, सबसे थोड़ा हटके रहेगा, जिसके पास विद्वान की फौज रहेगा, क्योंकि उसको नया नया तकलीफ बोलते, नया नया तरीका, नया नया सोच उसके ऊपर देते रहेगा, और वो बहुत कुछ करने का योग्य हो जाएगा। ठीक है, तो नवरत्न के बारे में जानने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में हम आपको नवरत्न सब कुछ, कालिदास जो है, फिर शंकु, फिर अमर सिंह जो भी है, सबको हम आपको फोटो दे देंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आपको जुड़ के रहना है, ठीक है, टेलीग्राम में दे देंगे, वहां से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बारे में क्या, उसमें उसमें कुछ बोलने वाला बात ही नहीं है। अब कालिदास है, संस्कृत लिखते हैं तो लिखते हैं, अब ज्योतिष कोई है तो है, अब उसको समझाने वाला तो कोई बात है नहीं, इसीलिए उसको टेलीग्राम में देंगे। जो जो टेलीग्राम से हो सकता है वो टेलीग्राम में ही दिया देंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम में जुड़ के रहिए, उससे क्या होगा कि हम लोग का टाइम बचेगा, आपका भी मेरा भी, सिर्फ एक बार पढ़ लेना हो जाएगा। और इधर जो समझाने का जो काम है वो तो अपन लोग कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका देखिए, शकों को पराजित किया, ये तो हम लोग चर्चा कर लिए, शक को पराजित कैसे किया, क्यों किया, उसके बाद क्या किया। उसका देखते हैं गर्भा शिलालेख, इसमें इनको परम भागवत कहा गया। गर्भा शिलालेख इनको कहा गया, गर्भा शिलालेख में परम भागवत। हर शिलालेख अभिलेख में गुप्त वंश में किसी न किसी को कुछ कुछ कहा गया। जैसे स्कंद गुप्त के बारे में हम लोग देखेंगे, तो स्कंद गुप्त अभी हम लोग वहां जाएंगे तो देखेंगे कि अभिलेख शिलालेख बहुत जरूरी है किसी को, खासकर गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य में किसको क्या बोला गया, ये अभिलेख और शिलालेख ही बताता है, ठीक है। उसका देखिए, शायद वैष्णव धर्म को ये मानने वाले थे, शायद वैष्णव धर्म। उसका सर्वप्रथम चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया, ऊपर ही डील कर दिया। फाहियान इनके दरबार में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि फाहियान जो किसके दरबार में आए थे। तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इनका एरा लगभग 405 से लेके 411 तक का एरा रहता है, ठीक है, फाहियान का।
और बहुत दिन पहले क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर आज बता देते हैं। फायू की या फायू के भी बोलता है इसको, फायू के। ये हो गया फायान का पुस्तक का नाम। जैसे कि ह्वेन सांग का पुस्तक का नाम क्या है, सी यू के, सी यू के, सी यू के इसका पुस्तक का नाम ह्वेन सांग का। उसी तरह फायान का पुस्तक का नाम है फायू के या फायू की। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है इन लोग का। फायान का यात्रा वृत्तांत है, ह्वेन सांग का यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आप लोग को पूरा अच्छा तरीका से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हालांकि इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है जिसको हम बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उपलब्धियों का वर्णन करें। तो उसमें इसका पौराणिक मतलब कि पहले का जीवन, पौराणिक मतलब तो पहले नहीं होता, तो पहले का जीवन को भी इंक्लूड करना है कि किस प्रकार रामगुप्त शासन कर रहे थे, किस प्रकार शकों ने इन पे आक्रमण किया, कैसे कैसे ये आगे बढ़े, गुप्त साम्राज्य को कैसे फैलाए। यही सब चीज को एक सिस्टमेटिक ढंग में लिखना है मूल्यांकन में। बहुत सारा चीज नया नया ऐड होगा। ठीक है, और जब हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसके ऊपर आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन आप लोग के ऊपर रहेगा, आप लोग को लिख के रखना है, टेलीग्राम में देना। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि मेंस का क्वेश्चन डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए मेंस का। ठीक है, मेंस का, या फिर पार्ट 1 अगर है तो पार्ट 1 का सोच के, पार्ट 2 है तो पार्ट 2 का सोच के, पार्ट 3 है तो पार्ट 3 का सोच के डेली एक क्वेश्चन लिखना है। जो दिन भर में पढ़े, जो अच्छा से पढ़े, उसी के बारे में रात में लिख लेना है कि क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक ढंग से। उसका देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। उसका बाद हम लोग आते हैं कुमार गुप्त या फिर गोविंद गुप्त। कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त दोनों एक ही बात है। कहाँ से जन्म हो रहा है, ये ध्रुव सामनी, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय पत्नी ध्रुव सामनी, उसी से गोविंद गुप्त मतलब कि कुमार गुप्त का हो रहा है जन्म। तो 412 से लेकर 454, यहाँ पे 15, यहाँ पे 412 से लेकर 454 तक इनका एरा रहा है। कुमार गुप्त गोविंद गुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर। कुछ कुछ क्वेश्चन जो इसमें से लगभग लगभग एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है बार बार, नालंदा के बारे में। ठीक है, तो वो तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बहुत दिन से रिपीट होते आ रहा है, बात उत होता है, तो हम लोग उस सब के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या नहीं जानते हैं इसके बारे में, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। उपाधि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखो तो उपाधि है इनका अश्वमेध और महेंद्र का उपाधि। अश्वमेध का उपाधि, चूंकि ये अश्वमेध यज्ञ को निष्पादन किए हुए हैं अश्वमेध, इसीलिए इनका उपाधि एक अश्वमेध है और एक है महेंद्र। महेंद्र भी एक तरह से साहस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसका जानकारी के बारे में देखते हैं हम आपको। स्टार्टिंग में जब गुप्त साम्राज्य का फर्स्ट क्लास ले रहे थे, जब गुप्त साम्राज्य में स्रोत के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो स्रोत में हम तभी ही बोले थे कि ज्यादा स्रोत को रटना नहीं है। हम लोग जब रूलर को पढ़ेंगे तब स्रोत भी उसका देखेंगे, ये सब स्रोत है, ये सब स्रोत है, ये सब स्रोत है। तो सोर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, सोर्स में भी हम लोग यही सब पढ़ रहे थे। तभी हम बोले थे कि याद नहीं करना है, कि धीरे 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 करके जैसे जैसे हम लोग डील करेंगे गुप्त वंश का राजा के बारे में, उसी तरह हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए जानकारी कहाँ से मिलती है, विल्सण अभिलेख। पहला ये मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, मिलान करने के लिए बहुत सारा अभिलेख दे देगा आपको, बहुत सारा अभिलेख दे देगा और अभिलेख के सामने रूलर का नाम लिख देगा। अब बोलेगा मिलान करो, ए बी सी डी, इधर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, इधर 1 2 3 रहता है वैसे। तो जैसे कि बिलसर अभिलेख दे देगा, बगल में दे देगा कुमार गुप्त। ठीक है, और जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख दे देगा, अब बगल में दे देगा स्कंदगुप्त। ठीक है, मतलब कि इधर उधर चेंजिंग कर देगा। तो आप लोग को अभिलेख बहुत अच्छा तरीका से याद होना चाहिए कि किस अभिलेख में किस राजा के बारे में चर्चा की गया। और एक बात कि एक राजा के मतलब कि एक अभिलेख, एक शिलालेख में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही राजा के बारे में बात होगा, बहुत अलग अलग राजा के बारे में बात हो सकता है। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति हम लोग देखे, समुद्रगुप्त के बारे में बताता है और भी रूलर के बारे में बताता है। जैसे जूनागढ़ का अभिलेख हम लोग देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे रूलर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो वो सब के बारे में ध्यान देना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये देखिए विल्सण अभिलेख सबसे पहला आता है कुमार गुप्त, जो कि नालंदा के फाउंडर रहे। तो उनका जानकारी कहाँ से मिलता है, विल्सण अभिलेख। यह अभिलेख कुमार गुप्त के टाइम का सबसे पुराना अभिलेख है, सबसे पुराना अभिलेख है विल्सण अभिलेख कुमार गुप्त के टाइम का। उसका देखते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख आप लोग को पढ़ाया है उसमें आंग्ल मैसूर वार में, आपको पता होगा। दूसरा एक वीडियो मतलब दूसरा बैच भी चल रहा है जो कि आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत में शायद 8 क्लास शायद हो चुका है। ठीक है, जो भी वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं वो क्लास भी अटेंड किया कीजिए। गुप्त साम्राज्य हम लोग दोनों को बहुत अच्छा तरीका से मेंटेन करके लेके चल रहे हैं। एक बार इधर का टॉपिक खत्म कर लेते हैं, जैसे कि लास्ट हम लोग मराठा खत्म किए हुए, और एक बार फिर हम लोग एंशियंट का टॉपिक खत्म कर लेते हैं। ठीक है, एक बार में मराठा खत्म, एक बार में इधर गुप्त डायनेस्टी खत्म। तो एंशियंट और मॉडर्न दोनों को ले दे के हम लोग चल रहे हैं।
इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोनों क्लास को सही तरीका से अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, सब अपना अपना अटेंडेंस बना के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। सब अपना अपना अटेंडेंस जो भी है, सब अटेंडेंस कुछ ना कुछ लिख देना है, रोल नंबर 1 2 3 जो भी है। ठीक है, तो मंदसौर, तभी मंदसौर का संधि भी हुआ था, तो इसीलिए हम बता रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए करण दंड अभिलेख। तो ये तीनों अभिलेख है कुमार गुप्त गोविंद गुप्त से रिलेटेड है, जो कि उसके बारे में जानकारी देता है। इसके समय में सबसे अधिक अभिलेख मिले हैं कुमार गुप्त के टाइम में। ये एक ऑब्जेक्टिव, ये वन टाइप क्वेश्चन का बात है कि किसके समय में सबसे अधिक अभिलेख मिले हैं, तो कुमार गुप्त के समय में सबसे अधिक अभिलेख मिले हैं। इसका पुत्र अस्थायी तौर पर हुनों को रोक पाया। अच्छा, इसके टाइम पीरियड में मान लीजिए कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में, जिसका नाम है गोविंद गुप्त, तो गोविंद गुप्त के टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने को फड़फड़ 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 करता है। वो खतरा क्या रहता है? वो खतरा होता है हूनों का आक्रमण। हून बहुत धीरे धीरे, जैसे कि हम लोग पहले विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़े कि इंडो ग्रीक शक पार्थियन पल्लव कुषाण कैसे कैसे आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, कैसे कब्जा जमा रहे थे, सबके बारे में डिटेल से पढ़े। हून के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बस हून का थोड़ा, इसके बाद का टॉपिक हून ही है हम लोग का, हून का आक्रमण इसके बाद का टॉपिक है। तो देखिए इसके टाइम पीरियड में, कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में, हून जो है अपना, जो कि मध्य एशिया के रहने वाले, वहां से अपना एक्सटेंड करते हैं कि चलो आप जो भारत पे आक्रमण करते हैं। तो धीरे 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 दबे पांव वो भारत आना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे पूरा एकदम वहां के जो 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 जाति निवासी जो भी वहां के क्षेत्र सब है, वहां को धीरे धीरे हथियाना स्टार्ट करते हैं। हिंदू कुश पर्वत भी पार करके इंडिया तक लगभग लगभग पहुंच जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे स्कंदगुप्त, मतलब कि कुमार गुप्त का बेटा, तो कि जो कि राजकुमार था इस टाइम पीरियड में, यहाँ पे राजकुमार, कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में स्कंदगुप्त तो है राजकुमार। राजकुमार का मतलब होता है बेटा, मतलब कि जो राज कर रहा है उसका पुत्र, उसको बोल दे सकते हैं एक तरह से राजकुमार। तो उनका शासन होता है राजकुमार। स्कंदगुप्त को बोला जाता है तुम जाओ हुनों को देखो कि हुन जो है भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य से उत्तर पश्चिम का एरिया में पहुंच चुका। उत्तर पश्चिम का एरिया हम बताए ही है स्टार्टिंग में, जो भी आक्रमण होगा सब वहीं से होगा, हिंदू कुश पर्वत पार होगा और उसका सब वहीं पर से होगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्कंदगुप्त को, जाओ तुम देखो। स्कंदगुप्त जाता है, एकदम युद्ध वुद्ध भी होता है, लेकिन उस युद्ध में स्कंदगुप्त पूरा तरह से उसको नहीं रोक पाता। हालांकि फर्स्ट टाइम में रोक दिया जाता है, लेकिन उसके बाद हुनों का लगातार आक्रमण होते रहता है। हिंदू कुश पर्वत से उत्तर पश्चिम के एरिया में लगातार आक्रमण होते रहता है। ये कौन एरिया का बात कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। ये एरिया है आपका, जाके ये वाला एरिया का बात कर रहे हैं, गुजरात से ऊपर और यहाँ के नीचे ये वाला एरिया है उत्तर पश्चिम एरिया। तो ये वाला एरिया से जो कि जैसे कि पंजाब निकल जाएगा सीधा का सीधा, वो एरिया में हमेशा से मिड पॉइंट रहा है। कोई भी आक्रमण हुआ तो हुन का भी वहां लगातार आक्रमण होते रहा। लास्ट में आके गुप्त वंश को घुटने टेकने पड़े। गुप्त वंश का जब पतन होता है तो सबसे बड़ा कारण हुन का आक्रमण रहता है। ठीक है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका पुत्र जो है अस्थायी तौर पर हुनों को रोक देता है। नालंदा की स्थापना इसके द्वारा, इनके द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा की स्थापना किया जाता है। पाल का बात नहीं कर रहे हैं, इन नालंदा का बात कर रहे हैं, विक्रमशिला का बात नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन रहा, विक्रमशिला को किसने अति किया? विक्रमशिला बहुत बार ये हम बता चुके हैं, आज आज आपको बताना है विक्रमशिला। तो नालंदा की स्थापना किया। नालंदा को बोला जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ठीक है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है नालंदा को। ठीक है, और महायान क्या है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसने मयूर शैली के अधिक सिक्के चलाए। सबका सिक्का चलाने का अलग अलग एरा रहता है, सब अपना अपना सिक्का चलाता है। हम आपको बताएं, जो रूल करता है वो अपना सिक्का चला देता है। तो इसने मयूर शैली का सिक्के का अधिक निर्माण किया। तो जो उस टाइम पे था सोने का सिक्का को कहा जाता था दिनार, जो कि बहुत तरह तरह का था। तो हम लोग देखेंगे कितना तरह का दिनार था, मतलब सोने का सिक्का जो था वो कैसे कैसे विभाजित था। और सबका नाम पढ़ के आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत भयानक भयानक चीज है। नाम से ही लगेगा क्या कि पूरा एकदम खूंखार साहसी ऐसा टाइप का लगेगा। जैसे कि खडगारी, खडकघारी, खडकघारी, युद्ध बुद्ध का, गजरोही, राइनासोर, कार्तिकेय, अपरातिका। ठीक है, खडगारी, गजरोही, राइनासोर, कार्तिका, अपरातिका। ठीक है, इतना तरह का हो गया आपका सिक्का, जो कि कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में, गोविंद गुप्त के टाइम पीरियड में चला करता था। और एक बात, ये जो कार्तिका, ये जो है कार्तिक के उपासक है। कुमार गुप्त जो है कार्तिकेय को मानने वाले हैं। कार्तिकेय कौन? कार्तिकेय हो गया भगवान शिव के पुत्र, उनको मानने वाला। यहाँ पे परम भागवत लिखा गया, मतलब ये वैष्णव धर्म मानने वाले हैं।
और ये है शिव धर्म, कार्तिकेय के उपासक है, ठीक है। तो एक ही वंश में अलग अलग रूलर रह चुके हैं जो कि अलग अलग धर्म मानने वाले हैं, अलग अलग धर्म मान लीजिए या फिर अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति रह चुके हैं। जैसे कि एक ही एरा में आप लोग देख रहे हैं कि वैष्णव धर्म अपनाया जा रहा है, शैव धर्म अपनाया जा रहा है, वही बौद्ध धर्म भी हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म में अपनाया जाता है। तो बहुत सारा, जरूरी नहीं है कि एक वंश है तो वो पूरा वंश जो है बौद्ध धर्म को ही मानेगा, एक वंश है तो पूरा वंश जैन धर्म को ही मानेगा, ऐसा नहीं है। जिसको जो चीज में रुचि रहा, जिसको जो धर्म पसंद आया, जिसको जो धर्म अच्छा लगा, वो धर्म को अडॉप्ट कर लिया गया। क्योंकि धर्म में हमेशा से कुरीतियां रही है, चाहे हिंदू मुस्लिम जिस जिस भी बात किया जाए, ठीक है, कुरीतियां हर धर्म में रही है और वो कुरीतियां को धीरे 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 करके हटाने का प्रयास किया जाता है। जैसे जैसे जन सामान्य व्यक्ति को, जनता को पता चलता है कि ये हमारे धर्म में कुरीति आ गया, तो उसको समय आने के बाद वो उसको खत्म करना ही पड़ता है, ठीक है। कुरीति लेके हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे धर्म की बात करें, चाहे पढ़ाई का बात करें, पढ़ाई में भी कोई भी कंफ्यूजन लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कंफ्यूजन है तो यहीं पे दूर कर लिया जाओ, कमेंट करके कंफ्यूजन दूर कर लो। या फिर टेलीग्राम में आप लोग सब मैसेज करो कि टेलीग्राम में अगर कहीं कोई दिक्कत होता है, टेलीग्राम में मैसेज कर दिया करो, ठीक है, कि फलना चीज दिक्कत हो रहा है। और ये बीए पार्ट 1 में जो भी है, यदि चंद्रगुप्त द्वितीय का उनका मूल्यांकन का क्वेश्चन अगर आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए कुमारगुप्त, उम्मीद करते हैं कुमारगुप्त भी समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, पत्नी हो गया दत्ता, पत्नी दो गो पत्नी हो गई ध्रुव सामनी, और एगो हो गया प्रभावती, सॉरी प्रभावती तो उसकी बेटी है कुबेर। अच्छा, कुबेर नाग के बारे में बताने भूल गए। कुबेर नागा का एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नागवंश, ठीक है, नागवंश उस समय बहुत प्रतापी, मतलब कि बहुत ज्यादा वो उसमें था, एक्सटेंड में नागवंश बहुत ताकतवर था उस टाइम पे। चंद्रगुप्त दूत के टाइम पे नागवंश बहुत ताकतवर था। उड़ीसा का रीजन, मतलब कि उधर बंगाल वाला रीजन के साइड का बात कर रहा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनसे विवाह संबंध बनाना उचित समझा, क्योंकि उनको लगा कि युद्ध बुद्ध करके फायदा है नहीं, चलो शादी किया जाए। तो इसीलिए उसने कुबेर नगा से शादी किया और वो नागवंश को भी अपने अधीन ले लिया। जब मूल्यांकन जब होगा ना, मतलब कि जब लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर लिखाएगा तो बहुत कुछ लिखाएगा इसके बारे में। इसीलिए यदि चंद्रगुप्त द्वितीय को एक अलग से आप लोग को चाहिए तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग इसके ऊपर एक अलग से डिस्कस कर सकते हैं, एक पूरा वीडियो, एक पूरा टॉपिक हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिकैप मार रहे थे ना, उपाधि देवराज का उपाधि हो गया, देवराज देवगुप्त को उपाधि, महानतम विक्रमादित्य हो गया। महरौली में, अच्छा इसका हमने ही जिक्र किया होगा ना, शकों को पराजित किया गया, द्वितीय दूसरी राजधानी उज्जैन में बनाया गया, सर्वप्रथम चांदी का सिक्का। अब महरौली में लौह स्तंभ में चांदी चांद बना हुआ है, ठीक है, ये वाला महरौली लौह स्तंभ, महरौली लौह स्तंभ में इसकी जानकारी मिलती है। मतलब एक चांद बना हुआ है, एक चांद बना हुआ है जो कि चांद इंगित करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को इंगित करता है, ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ में। ये क्या है, ये इसके बारे में हम लोग आगे मेडाबल इंडिया में हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। महरौली का लौह स्तंभ जो कि कुतुब मीनार के जस्ट सामने बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो खड़गरी, गजरोही, राइनोसोर, कार्तिकेय, अपरातिका, इतना तरह का हो गया सिक्का। और कुमारगुप्त के बारे में क्या जान, नालंदा इनके द्वारा बनाया गया, विल्सर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और करण दंड अभिलेख से इनका बारे में पता चलता है। स्कंद गुप्त के बारे में बात करेंगे तो स्कंद गुप्त के बारे में बहुत सारा तगड़ा तगड़ा उपाधि इनको मिला हुआ है। सिक्के पर विक्रमादित्य, कर्मादित्य, परम भागवत की उपाधि लिया गया। यहाँ पे थोड़ा बल्ब चमक रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, ये देखिए ये लिखा हुआ विक्रमादित्य, ये लिखा है कर्मादित्य, ये लिखा है परम भागवत। तो विक्रमादित्य, कर्मादित्य, परम भागवत की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय में भी मिलेगा, देवराज की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय में भी मिलेगा। इसीलिए ये दोनों लगभग लगभग एक प्रवृत्ति के हैं। स्कंदगुप्त साहसी, वीर, पराक्रमी ये भी रह चुके हैं, क्योंकि हुनों को बार बार रोकने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया, ठीक है, हुन के द्वारा हुनों को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये कहां से पता चलता, जानकारी मिलता भीतरी अभिलेख से। भीतरी अभिलेख से जानकारी प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त जो है वो हुन को रोक दिया था, हुन को हराया गया था, और जब हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन को देखते हैं, क्योंकि हर अभिलेख हम बताएं कि हर अभिलेख कोई ना कोई राजा के कोई ना कोई उपाधि देता है। तो कहोम अभिलेख, सक्रोपन, कहोम अभिलेख क्या है, सक्रोपम। उसके बाद आज श्री मंजू मूल कल्प, इनमें देवराज, जो कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग गढ़वा शिलालेख में
नहीं, गढ़वा शिलालेख में नहीं, यहाँ उपाधि देवराज का यहाँ जो दिया गया इसमें आश्री मंजू मूल कल्प में देवराज की उपाधि दिया गया। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, जूनागढ़ में परिछिन्नता वृक्ष कहा गया, परिछिन्नता वृक्ष कहा गया। ठीक है, सबका एक स्पेशल स्पेशल मतलब होता है, किसी को भी कुछ बोला जा रहा है इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक उसका मतलब है, और वो राजा वो मतलब से रिलेट करते हैं, इसीलिए उसको उस चीज बोला जाता है। ठीक है, हुनों को हराया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जानकारी मिलता है भीतरी अभिलेख से। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि हुनों को जो हराया स्कंदगुप्त, कहाँ से जानकारी मिलती है, तो उसको जानकारी मिलती है भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, उसका देखते हैं अयोध्या को नई राजधानी ले, मतलब कि अभी तक दो राजधानी था, पाटलिपुत्र विक्रमादित्य के टाइम पे हो गया, उज्जैन राजधानी हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, और अब स्कंदगुप्त के टाइम में एक और राजधानी होगा अयोध्या। फिर से क्या जरूरत पड़ी अयोध्या राजधानी का, तो फिर से थोड़ा मोड़ा गुप्त वंश का होने लगता है, परेशानी आने लगता है गुप्त वंश को मेंटेन करने के लिए, तो इनके द्वारा एक राजधानी बना दिया जाता है अयोध्या को। तो ये याद रखना, पाटलिपुत्र राजधानी बन रहा है चंद्रगुप्त प्रथम में, द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय में बन रहा है आपका जाके उज्जैन, और स्कंदगुप्त में बन रहा है आपका जाके अयोध्या। उसका देखिए पर्णदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया। और ये पर्णदत्त जो है, पर्णदत्त से एक पुत्र होता है, वो पुत्र क्या करता है, वो पुत्र करता है आपका जाके सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराता है। ये सुदर्शन झील बहुत लंबा टाइम से हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक इस सब के बारे में हम लोग पढ़े। सुदर्शन झील किस प्रकार एक इतिहास का एक अहम पन्ना रहा है, सुदर्शन झील। हर कोई रूलर जो है, बहुत रूलर इसको आके ठीक ठाक करवाए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, ये फिर ये देख लीजिए पर्णदत्त भी करा रहे हैं, उसको आगे जाएंगे फिरोज शाह तुगलक भी कराएगा। तो बहुत सुदर्शन झील के बारे में बहुत कुछ जानने लायक बात है। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, सुदर्शन झील के बारे में जो पूछ रहा है उसके बाद जवाब देना है। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में हम लोग पहले ही बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। उसका बाद आता है प्रगुप्त का, प्रगुप्त उसका ये स्कंदगुप्त का एरा जो है, स्कंदगुप्त का एरा आते आते हो जाता है गुप्त वंश का लगभग पतन देखने को मिलता है, क्योंकि अभी हुन का आगमन बहुत ज्यादा होने लगा, और ऐसा कोई प्रतापी राजा बचता नहीं है जो कि हुन का सामना कर सके, वहां का समाज जिस प्रकार से टूट रहा था उसको एकत्र कर सके, और आर्थिक जो दिक्कत आ रहा था, हुन के आक्रमण के कारण जो आर्थिक दिक्कत आ रहा था उनको ठीक तरह से मैनेज कर पाना, ये सब राजा का बस का बात नहीं है। और इसीलिए स्कंदगुप्त तक रूलर सब बढ़िया बढ़िया होता है, जो कि गुप्त साम्राज्य को एक अच्छा नींव अच्छा ढालने का, आगे ले जाने का काम करता है। लेकिन स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड खत्म होते होते 455 से 467 खत्म होते होते देखने को मिलता है कि गुप्त साम्राज्य पूरा तरह से खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि गुप्त वंश का पतन कैसे हो रहा है, क्योंकि गुप्त वंश हमको स्टार्टिंग में बताया था कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका पतन कैसे हो रहा है। और एक क्वेश्चन जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या फिर स्वर्ण युग, गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका मूल्यांकन करें। तो ये दोनों बात पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा। लेकिन उससे पहले हम लोग कल को मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न इंडिया में हम लोग कहाँ तक कर लिए, मैसूर कर लिए, मराठा कर लिए। ठीक है, अब हम लोग जो छोटा छोटा राज्य जो है, जैसे कि सिंध, जैसे कि त्रावणकोर, जैसे कि बहुत छोटा छोटा राज्य केरल, तो वो सब के बारे में हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडिया में कल को। ठीक है, आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे। अच्छा, प्रगुप्त के बारे में बता दें कि बुढ़ापे में सम्राट बनते हैं, बुढ़ापे में सम्राट बनेगा तो क्या ही कर हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एक तो हुन ताकतवर लोग आक्रमण कर रहा है, ऊपर से बुढ़ापे में सम्राट बन रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। उसका देखते हैं, उसका भानुगुप्त बनता है, पत्नी आग में जलकर सती हो गई। ये है आपका जाके पहला सती प्रथा का, सती प्रथा का पहला उल्लेख कि पत्नी जो है आग में जलकर सती हो रही है। उसके बाद जो है सती प्रथा का मान सकते हैं कि सती प्रथा का आरंभ यहीं से हुआ होगा। भानुगुप्त की पत्नी आग में जलकर, क्योंकि इनका युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है भानुगुप्त का, तो इनकी जो पत्नी है वो जलकर सती हो जाती है। इसका जानकारी कहाँ से मिलता है वो देख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ हम ही लोग के पास है अवेलेबल। कहाँ से साक्ष्य प्राप्त है ये पता नहीं है, लेकिन प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है यही, प्रथम अभिलेखीय, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। ठीक है, हम क्या लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, हो सकता है ज्यादा को समझ आता नहीं हो, लेकिन जो हम लिखते हैं वो हम बोल के लिखते हैं, इसीलिए अब ज्यादा इधर दिमाग नहीं लगाते हैं। जो बोल रहे हैं वो तो सुन ही रहे होंगे, एकदम कान दिमाग नाक उक सब खोल के एकदम सुनना है, लास्ट तक एकदम सुनते रहना। जो भी ये वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे उनको कुछ ना कुछ जरूर
पता होगा, कुछ ना कुछ, इतना कुछ बोले, इतना कुछ किए, इतना कुछ सब कुछ किए अपन लोग, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि सामने वाला को कुछ पता ना चले, कुछ समझ ना आए। बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और कुछ भी यदि नहीं समझ में आया होगा, एकदम निफिकिर एकदम उसको कमेंट कर देना है। जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट कर देना है, या टेलीग्राम में बता देना है, ठीक है। उसका देखिए, विष्णुगुप्त लास्ट रूलर रहते हैं गुप्त साम्राज्य के, अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। इसके बीच में बहुत सारे रूलर रूलर हुए हैं, कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक है, और भानुगुप्त और प्रगुप्त। अच्छा, ये सब के बारे में लिखे हुए हैं ना। तो बहुत सारे रूलर इस सब के बीच में, स्कंदगुप्त से लेके विष्णुगुप्त के बीच में भी लगभग 5-6 रूलर रहे हैं, लेकिन उन सब का ज्यादा कुछ योगदान नहीं है, जिनके कारण कि हम लोग उस सबको नहीं पढ़ते, ना ही उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बस जितना पूछा जाता है उतना तक हम लोग कवर कर रहे हैं, उन सब में ज्यादा डीपली नहीं जाना है कि वो सब क्या है नहीं है। तो आज का वीडियो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तीनों पोर्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत महानतम विक्रमादित्य, सकारी का उपाधि धारण किया हुआ था, सबको हराया था। रामगुप्त जो है शासन कर रहे थे, सकोप का आक्रमण हो रहा था। उसके बाद देखते हैं, चांदी का सिक्का सबसे पहले चलाया गया, दत्ता देवी इसकी माता। उसके बाद कुमारगुप्त की बात करें तो उपाधि, अश्वमेघ, 3 गो जो है अभिलेख जो है, विल्सर, मंदसौर, करंदंड, इनमें भी पता चलता है कुमारगुप्त के बारे में। नालंदा को बनाया, नालंदा ऑक्सफोर्ड और महायान कहा जाता है। उसका सोने का सिक्का, बहुत तरह का ताकतवर ताकतवर सिक्का, जो कि देख के ही लगे, नाम पढ़ के ही लगता था ताकतवर है, तो वो सब सिक्का चलाया गया कुमारगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त के बारे में बात करें तो हुनों को सफलतापूर्वक रोकने का श्रेय जाता है, लेकिन धीरे धीरे इतना हुन का आक्रमण होने लगा कि उनको भी परेशानी होती है, और लास्ट में गुप्त साम्राज्य का पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है, जो कि बाद में आर्थिक दृष्टि से भी वो चीज देखा जा सकता है, सामाजिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है, जो कि हम लोग अगला क्लास में हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे कि कैसे कैसे पतन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा, अगर फायदे का बुझा रहा है तो ही अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, अपने तक सीमित रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी बीपीएससी या बीए पार्ट 1 का तैयारी कर रहे हैं, ये हम लोग बीपीएससी का ही बैच हम लोग कर रहे हैं 2024 को टारगेट करके, और जो बीए पार्ट 1 में उनका भी ये सिलेबस का हिस्सा है, गुप्त साम्राज्य उनका भी सिलेबस का हिस्सा है, इसीलिए वो भी इसको टकटकी लगा के एकदम देखते रहना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा कि मजाक मजाक में ही हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि आज को 20वां क्लास है शायद मेरे हिसाब से, तो हम लोग पूरा का पूरा हरियक वंश से आए हैं भैया, हरियक वंश, समझ रहे हैं, हरियक वंश। हम लोग बीसी से स्टार्ट करते 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 आज एडी में पहुंच गए हैं, वो भी कितना, 467 एडी, और कुछ समय और बीतेगा 700 एडी, मतलब कि लगभग लगभग, और हम लोग को 250 का टाइम पीरियड पूरा करना है। उसके बाद हम लोग मेडावल इंडिया में पहुंच जाएंगे, एंशियंट इंडिया ही खत्म। वो अलग की बात है कि बिहार के संदर्भ से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ लिए, 20 क्लास में यहाँ तक पहुंच गए, बहुत कुछ पढ़ लिया एकदम। एक तरह से सार हम आप लोग को बता रहे हैं, एंशियंट इंडिया का सार, मतलब कि सार संग्रह जो आता है ना, वो वाला हम आपको बता रहे हैं, और वो बहुत काम देगा एक एनालाइज करने में, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर लिखने में, या पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने में, सब चीज में काम देगा। इसीलिए उस पर ध्यान देना है, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, ठीक है। मजा लेते रहिएगा मतलब ये है कि पढ़ते रहिए, अच्छा से मन लगा के पढ़ते रहिए, मन लगना भी जरूरी है। अब मिलता है कल को, धन्यवाद।